धातु गलाने की शुरुआत एक रहस्यमयी कहानी की तरह है जो समय के धुंधले पन्नों में कहीं खो गई है। मानव सभ्यता के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जब आग और धातु का संगम दुनिया की दिशा बदलने वाला था। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? कौन थे वो पहले लोग जिन्होंने इस विधा को समझा, जिन्होंने ठोस चट्टानों को पिघलाकर उसे शक्तिशाली औजारों और हथियारों में बदला? ये कहानी सिर्फ धातु की नहीं बल्कि उस जुनून की भी है जिसने इंसान को प्रकृति के रहस्यों से लड़ने की ताकत दी। धातु को गलाने की शुरुआत रेत को गर्म करने से हुई थी। प्राचीन समय में रेत को गर्म किया जाता था ताकि उसमें से पिघली हुई धातु को निकाला जा सके, और ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया से सबसे पहले सोने को निकाला गया। लेकिन इसके विपरीत पारे को सबसे बाद में निकाला जाने लगा। इस धरती पर धातु खनन की शुरुआत 40,000 साल पहले हुई और उसके थोड़े ही समय के बाद धातु पिघलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लोहे को पिघलाने की तकनीक हित्तियों से शुरू हुई, लेकिन इस प्रक्रिया के इर्द गिर्द आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक वैन डेर मर्वे कहते हैं कि कई बार ऐसे प्रयास किए गए ताकि यह समझा जा सके कि लोहे को पहली बार कैसे गलाया गया होगा। ऐसा माना जाता रहा है कि जैसे रेत में से सोने को निकाला जाता था, वही प्रक्रिया लोहे को भी रेत में से निकालने में आजमाई गई होगी। प्राचीन मिस्र वासियों ने नूबियन रेगिस्तान की रेत से सोना पिघलाया, जिसमें से कुछ मात्रा में मैग्नेटाइट भी होता था, और कुछ एक परिस्थितियों में इसकी वजह से पिघले हुए सोने के ऊपर लोहे का निर्माण हो सकता था, जो लोहे की राख की परत के नीचे होता, और इस प्रक्रिया से भी लोहा प्राप्त हो सकता था। लेकिन प्राचीन मिस्र की भाषा में उल्का पिंड से मिले हुए लोहे और गलाए गए लोहे के लिए अलग अलग शब्द थे, जो इस बात का प्रमाण है कि मिस्र वासियों को दोनों के बीच के संबंध का गहरा ज्ञान था। और इसी संदर्भ में एक और कहानी प्रचलित है कि कैसे एक तांबे की भट्टी में गलती से लोहे का गलन किया गया होगा। यही कहानी यह कहती है कि किस तरह से एक प्राचीन गांव में लोगों ने तांबे के साथ लोहे के कुछ अंश मिला दिए और उसे गर्म किया, और जैसे ही भट्टी की गर्मी बढ़ी, तांबे और लोहे के मिश्रण ने एक नए धातु का रूप लिया। और इसी कहानी से ऐसा माना जाता है कि प्राचीन लोगों ने अलग अलग धातुओं को मिलाकर किसी एक धातु को बनाने के लिए अलग अलग प्रयोग किए होंगे। कई सदियों पहले धातु शिल्प के शुरुआती चरणों में शायद यह महज एक संयोग था कि तब के लोगों ने लोहे को बनाने के लिए अलग अलग प्रयोग किए हों, और तब के लोग शायद पहले से ही उल्का पिंडों में मिलने वाले लोहे से परिचित थे, और जब बार बार प्रयोगों से लोहा निर्मित हुआ तो उन्होंने उसे एक उपयोगी सामग्री के रूप में पहचान लिया। दिलचस्प बात यह है कि लोहे का उत्पादन कांस्य युग के शुरुआती दौर में ही शुरू हो गया था, और वह भी उन क्षेत्रों में जहां धातु शास्त्र सबसे उन्नत था। लोहे को लंबे समय तक एक कीमती धातु के रूप में माना गया, और शायद सोने और चांदी की सफलता ने धातु कर्मियों को प्रेरित किया कि वे दूसरी धातुओं की भी खोज करें, जिससे उन्हें वैसा ही आर्थिक लाभ मिल सके। लोहे को पहली बार पिघलाने की प्रक्रिया के बारे में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि इस प्रारंभिक उत्पाद में से एक उपयोगी वस्तु को बनाने के लिए और भी दूसरी तकनीकों की आवश्यकता थी। मानव निर्मित लोहे की खोज ने मूल रूप से नई पिघलाने की प्रक्रिया के विकास का इंतजार नहीं किया। यह लगभग पूरी तरह से
एक गर्म स्पंज जैसी धातु और मिट्टी के मिश्रण को हथौड़े से पीटने का परिणाम था। और इसी प्रकार कारीगरी की कला का जन्म हुआ, जिसने तकनीकी विकास के एक लंबे दौर की शुरुआत की, जो अंततः लौह युग को जन्म देने वाली थी। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें कारीगरों ने अपने हाथों से लोहा डाला और उसकी विशेषताओं को समझा। गर्म लोहे की चिंगारियां उड़ती थी और कारीगर की मेहनत से मजबूत औजार और वस्तुएं बनती थीं। यह उस समय की बात है जब मनुष्य ने अपने साधनों को बेहतर बनाने के लिए अपने विचारों और कौशल का प्रयोग किया, और इस तरह से कारीगरों की कला ने एक नई दिशा में कदम रखा, जिससे लौह युग का जन्म हुआ। लोहा बनाने की दो मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, ब्लूमरी प्रक्रिया जो सरल होती है और प्रत्यक्ष प्रक्रिया। वैन डेर मर्वे के अनुसार आयरन एज की वास्तविक शुरुआत का एक बड़ा कारण था सीमेंटेशन की खोज। वह तकनीक जिसके द्वारा स्टील को ब्लूमरी या व्रॉट आयरन से तैयार किया जा सकता है और जिसे आमतौर पर ब्लूमरी प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाता है। यह तकनीक सबसे पहले चालीबेस नामक लोगों द्वारा खोजी गई, जो हित्तियों के अधीन थे, और यह लगभग 1500 से 1400 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हित्तियों ने इस नए मिश्रित धातु के उत्पादन पर एक कड़ा एकाधिकार बनाए रखा, जिससे वे कीमतों को कृत्रिम रूप से ऊंचा रख सके। यह दृष्टिकोण हित्ती राजा हत्तुसिलिस तृतीय के एक अज्ञात पत्र के व्याख्याओं पर आधारित है, जो कुछ विवाद का विषय है। दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में लोहा सोने की कीमत से 5 गुना और चांदी की कीमत से 40 गुना महंगा था, और तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान यह और भी महंगा रहा होगा। इतनी ऊंची कीमतों पर लोहे की वस्तुएं प्राचीन निकट पूर्व के राजाओं के बीच स्थिति के प्रतीक के रूप में व्यापार की जाती थीं, जिससे इसकी वितरण मात्रा वास्तविक उत्पादन क्षेत्रों से कहीं अधिक विस्तृत हो गई। धीरे धीरे लोहे के युग की शुरुआत हुई और लोहे को पिघलाने के रहस्य भूमध्य सागर के चारों ओर फैल गए। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या अन्य राष्ट्र जैसे भारत और चीन पहले से ही लोहे के इस रहस्य को जान चुके थे?